तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल को लगाने और उनके मेथड्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स को लगाने से पहले इस पाठ में कुछ प्रमुख जो सूत्र हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इस पाठ में दो चीज़ें थी, एक तो दर्पण को हमने समझा था और एक लेंसों को समझा था। तो इन दोनों से संबंधित कुछ फार्मूले हैं जिनको हमें पहले देख लेना और उनको समझ लेना हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र की। दर्पण सूत्र आखिर क्या है? तो दर्पण सूत्र का जो फार्मूला होता है ये होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। ये दो चीज़ें हमारे लिए नई हैं, इनको भी समझ लेते हैं आखिर ये क्या है। तो u का मतलब होता है किसी दर्पण से या किसी लेंस से वस्तु की दूरी को हम u कहते हैं। किसी भी दर्पण या किसी लेंस से वस्तु की दूरी को u कहते हैं, जबकि दर्पण या लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं। दर्पण या लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी को v और दर्पण से वस्तु की दूरी को u कहते हैं। और f को तो हम समझते हैं पहले से फोकस दूरी कहा जाता है। जबकि दूसरा सूत्र है आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र जो है आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से और वस्तु की ऊंचाई को h से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पर इसको I/O भी, I का मतलब इमेज का साइज और O का मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का साइज से प्रदर्शित करते हैं। इस फार्मूले को थोड़ा और डेवलप किया जाए तो m की वैल्यू -v/u से भी निकाल सकते हैं, मगर ये कब यूज़ करेंगे? जब हम दर्पण का प्रयोग कर रहे हों। अगर इसी स्थान पर कहीं अगर हम लेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। अब फार्मूला हो जाएगा 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पर ये जो फार्मूला हमने बताया दर्पण के लिए है और यहाँ पर जो फार्मूला प्रयोग किया गया है ये लेंस के लिए है। आवर्धन सूत्र की बात करें तो यहाँ पर आवर्धन सूत्र का फार्मूला भी वही होता है, स्मॉल m बराबर वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई h डैश बटे h, या इसको I/O भी लिख सकते हैं। यहाँ पर m बराबर -v/u भी होता था, मगर यहाँ पर लेंस है इसलिए हम इसको +v/u रखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है, आवर्धन अगर m का मान निगेटिव आता है तो यह प्रदर्शित करेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। अगर आवर्धन m का मान निगेटिव आ रहा है तो मतलब प्रतिबिंब वस्तु का जो बन रहा है वो चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अगर आवर्धन निगेटिव है, आवर्धन m का मान निगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और आवर्धन m का मान पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना जरूरी है। अधिकतर न्यूमेरिकल में इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को टर्न कर दिया जाता है, लोगों को कठिनाई होने लगती है। अगला जो फार्मूला है अपवर्तनांक, इसको भी हम समझ चुके हैं। किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n1/2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको हम पिछले वीडियोज में भी समझ चुके हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक nm, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? c/vm। c क्या है? प्रकाश की चाल, और vm क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। अगर माध्यम के स्थानों को आपस में बदल दें तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? n12 इज इक्वल्स टू 1/n21। वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल R जो होती है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। इन चीज़ों को भी हम समझ चुके हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता के बारे में अगर हम समझेंगे तो लेंस की क्षमता को पावर को हम P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है 1/f। मगर ध्यान रखेंगे जब इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो f का मान कैसा होना चाहिए? मीटर में। अगर f का मान मीटर में नहीं होकर सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100/f का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। 100/f, मगर f कैसा होना चाहिए? सेंटीमीटर में होना चाहिए। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ जो क्षमता का मात्रक है वो डायोप्टर होता है। इसके बाद में
लेंसों की संयुक्त, अगर कई सारे लेंसों को एक साथ रख दिया जाए तो उनकी कुल फोकस जो क्षमता होगी वो उनकी अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होगी। अगर फोकस दूरी की बात की जाए, एक साथ कई लेंसों को रख दिया जाए तो उनकी कुल फोकस दूरी अलग अलग लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर, मतलब उनको पलटकर 1/f1 + 1/f2, इन फार्मूलों को हम समझ लेंगे, आवश्यकता पड़ने पर इसको लिख भी लेंगे। क्रांतिक कोण के बारे में समझा था, तो क्रांतिक कोण के लिए क्या फार्मूला था, पूर्णांक में संबंध n = 1/sin c। तो इन सारे फार्मूलों को हमने देखा है चैप्टर में, अगर हमने पढ़ा होगा तो इनको अच्छे से समझा भी होगा। अब इन पर हम आधारित न्यूमेरिकल्स को लगाने से पहले इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझनी जरूरी है, जिसको हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अर्थात अभी हमने कुछ चीज़ें देखी होंगी जैसे u, v, f या रेडियस r, ये कुछ चीज़ें थीं, और वस्तु की ऊंचाई i, o, ये कुछ चीज़ें थीं। जब हम न्यूमेरिकल में इनके मान को रखते हैं तो कभी कभी इनका मान धनात्मक, कभी इनका मान ऋणात्मक रखा जाता है। आखिर इसके पीछे किन नियमों का पालन होता है, उन नियमों को हम समझेंगे चिन्ह परिपाटी के माध्यम से। आखिर इनको कब निगेटिव रखेंगे, कब पॉजिटिव रखेंगे, u, v, f, r, i, o आदि को कब निगेटिव रखना है, कब पॉजिटिव रखना है, इसके लिए हम पहले इस चिन्ह परिपाटी के नियमों को समझेंगे। जब हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दर्पण या लेंस के द्वारा बनाते हैं तो हमेशा जब लेंस को या दर्पण को जिस स्थिति में रखा जाता है वह स्थिति निर्देशांक ज्यामिति के मूल बिंदु को माना जाता है। ये मूल बिंदु है, अर्थात दर्पण या लेंस के सामने जब वस्तु रखी जाएगी तो वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष पर रखी जाती है, मुख्य अक्ष पर रखी जाती है। इस चीज़ को समझना है, हमेशा वस्तु कहाँ रखी जाएगी, मुख्य अक्ष के लंबवत। और लेंस या दर्पण को हमेशा जिस स्थान पर रखेंगे उसे मूल बिंदु माना जाता है। मान लिया यहाँ पर ये कोई दर्पण रखा है इस मूल बिंदु पर, या इस साइड में किसी भी प्रकार का कोई लेंस रखा है। लेंस कैसा है इससे मतलब नहीं है, जो हमेशा लेंस या दर्पण रखेंगे उसको हम मूल बिंदु पर रखेंगे। एक चीज़ समझनी ये है कि लेंस या दर्पण के जो भी चीज़ बाईं ओर होगी, बाईं ओर, वो चाहे u हो, चाहे v हो, f हो, रेडियस r हो, ये इन चारों चीज़ों में से कुछ भी हो, अगर हमने उसको दर्पण के या लेंस के बाईं ओर देखा है, बाईं ओर नापा है, तो हम उसका मान निगेटिव रखेंगे। दर्पण या लेंस से जो भी चीज़ें हमने बाईं ओर नापी हैं उनको हम कैसा रखेंगे, निगेटिव। और जिन चीज़ों को हमने दाईं ओर नापा है, दाईं ओर, अगर हमने दाईं ओर जिन चीज़ों को दर्पण से या लेंस के दाईं ओर जिन चीज़ों को नापा है उनको हम हमेशा कैसा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, धनात्मक रखेंगे। अगर दर्पण के बाईं ओर या लेंस के बाईं ओर जो चीज़ें नापेंगे ऋणात्मक, लेंस या दर्पण के दाईं ओर जो भी चीज़ नापेंगे वो धनात्मक रहेगी। दूसरी चीज़ I और O, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाती है। प्रतिबिंब भी हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर बनता है या तो नीचे की ओर बनता है। तो ध्यान रखेंगे, वस्तु जो भी चीज़ हम मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ नापेंगे, जो भी चीज़ मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी जाएगी, ऊपर प्लस y अक्ष की तरफ, वो कैसी ली जाएगी, धनात्मक। और जो भी चीज़ मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर नापी जाएगी वो कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक। अगर मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर नाप रहे हैं तो ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नाप रहे हैं तो धनात्मक। मुख्य अक्ष के मूल बिंदु के दाईं ओर है जो भी चीज़ दाईं ओर नापेंगे, मगर क्षैतिज नापने की बात कर रहे हैं, दाईं ओर की चीज़ कैसी हो, क्षैतिज में नापें तो वो कैसी होगी, धनात्मक। और बाईं ओर जो भी चीज़ क्षैतिज में नापी जाएगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक। तो सबसे पहले हम दर्पण से संबंधित एक न्यूमेरिकल को समझेंगे। बहुत अच्छे तरीके से समझना, न्यूमेरिकल तो कम लगाने मगर इसको लगाने का मेथड हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, पहले क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। आखिर किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण। कभी कभी न्यूमेरिकल में ये भी होता है, सीधे सीधे कहेगा किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण प्रयोग किया है उसकी वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। उत्तल दर्पण आपको बताएगा नहीं, तो आपको अपने
बेसिक नॉलेज पर ये ध्यान रखना है कि पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण। इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि आखिर पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं, तो उत्तल दर्पण हमें अपने आप समझना पड़ेगा। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, 4। तो जो दिया है उसको हम पहले नोट डाउन कर लेंगे। रेडियस r इक्वल्स टू 3 मीटर, 3 मीटर है। कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो बताया था आपको उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी सदैव कैसे होते हैं, धनात्मक, क्योंकि ये कहाँ है, दर्पण के दाईं ओर। हमने इसको मूल बिंदु पे माना है, दर्पण के दाईं ओर फोकस भी है और वक्रता त्रिज्या भी है। तो r का मान क्या होगा, +3। और क्या दिया है, यदि एक बस इससे 5 मीटर की दूरी पर है। बस क्या है, एक वस्तु है जो दर्पण से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की। तो वस्तु की दर्पण से दूरी या लेंस से दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। तो u कितना हो जाएगा, 5। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि लेंस या दर्पण कुछ भी हो, अगर वस्तु रखेंगे तो हमेशा लेंस या दर्पण के बाईं ओर, और बाईं ओर रखा गया है, इसीलिए u को हम क्या लेंगे, ऋणात्मक। u इक्वल्स टू -5 मीटर दूरी पर है। तो क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालने का मतलब v का मान हमको पता करना है, v क्या है। प्रकृति का मतलब m कैसा है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब प्रतिबिंब कैसा है, प्रकृति के मतलब आभासी है या वास्तविक है, ये पता करना है। और प्रतिबिंब का आकार, साइज, तो प्रतिबिंब का आकार किससे पता करते हैं, I से, ठीक है। I या इसको हम H डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्या निकालना है हमको, V पता करना है, M पता करना है और H डैश पता करना है। ये कुल चीज़ें निकालनी है। एक ही न्यूमेरिकल में हम सारी चीज़ों को समझेंगे, मेथड कैसे लगता है। तो सबसे पहले हमें R दिया है, U या V का प्रयोग करने के लिए हमको फोकस दूरी पता करनी होती है। तो हम लोग को चूंकि R इक्वल्स टू क्या होता है, 2f, तो R का मान क्या है, 3 इक्वल्स टू 2f। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 या 1.5 मीटर। ध्यान रखेंगे R धनात्मक था, f भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अब हम पहले v निकालते हैं। तो दर्पण के सूत्र से, क्योंकि हमको f पता है, u पता है, v निकालना है, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें u, v, f तीनों आते हो। तो केवल एक ही फार्मूला है दर्पण का सूत्र जिसमें u, v, f एक साथ तीनों आते हैं। तो इस फार्मूले का प्रयोग कर देंगे, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। सभी के मान डाल देंगे, मान डालने पर v 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u को दूसरी तरफ पक्षांतर में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1/u। 1/f की वैल्यू क्या है, 1/1.5 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, 5। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10/15 माइनस 1/15 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम लेकर यूज़ करेंगे, 1/5 एलसीएम लेकर यूज़ करेंगे, तो 1/v इक्वल्स टू, एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा, 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 7/15। v इक्वल्स टू, इसको पलट देंगे तो 15/7 मीटर। ये v की वैल्यू आ गई। ध्यान रखेंगे v का मान कैसा है, धनात्मक, अतः प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा हमको, दाईं ओर। और अगर हम लोगों ने स्थितियाँ पढ़ी होंगी तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दाईं ओर बनता है। अगर प्रकृति की बात करें प्रतिबिंब कैसा होगा, तो अगर हमने 2 स्थितियाँ देखी थी उत्तल दर्पण की, तो प्रतिबिंब कैसा मिलता था उत्तल दर्पण में, सदैव आभासी। तो प्रकृति को तो हम यहीं से बता देंगे कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और अगर ऐसे नहीं बताते हैं तो हम फार्मूला यूज़ करके बता सकते हैं। तो m निकालना है, m इक्वल्स टू क्या होता है, h डैश ऑब्लिक i अपॉन h ऑब्लिक o। ये भी हम लोग फार्मूला पढ़ा था, या इक्वल्स टू -v/u, इन चीज़ों को पढ़ा था।
तो हम एच डैश और एच हमको तो पता नहीं है, तो इसका हम यूज नहीं कर सकते, तो हम यूज किसका करेंगे, m बराबर माइनस वी अपॉन यू का। v की वैल्यू कितनी है 15/7, माइनस पहले से था। u की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ली थी, माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 15 कैंसिल, 5 3 जा 15, तो m की वैल्यू आएगी 3/7। क्लियर। m कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, अतः प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। इस चीज़ को समझ गए, m पॉजिटिव है मतलब प्रतिबिंब हमारा कैसा है, आभासी। या तो हम दर्पण की स्थितियों को देखकर समझ सकते हैं कि दर्पण में जब उत्तल दर्पण होता है तो सदैव प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, आभासी बनता है। अब आकार का मतलब h डैश की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू हमको पता चल गई 3/7, तो चूंकि m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, ध्यान रखेंगे, तो h डैश m की वैल्यू कितनी है 3/7, h डैश अपॉन h, तो h डैश क्या हो जाएगा 3/7 इंटू h, अर्थात वस्तु के आकार का 3/7 गुना होगा, क्योंकि h क्या है, वस्तु का आकार है, और ये कितना है, h जो है वस्तु के आकार का 3/7 गुना प्रतिबिंब होगा। तो इस न्यूमेरिकल को समझा, मेथड को अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर मेथड आपको अच्छा क्लियर है तो आप इस बेसिस पर न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार के एक और न्यूमेरिकल को हम समझेंगे जो इस प्रकार है, कोई 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, ये वस्तु का आकार दिया अर्थात ओ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर वस्तु का आकार है, और वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर रखी जाती है, तो ओ को हम कैसा लेंगे, धनात्मक। इस चीज़ को समझ लेंगे। आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी कहाँ होगी, बाईं ओर, तो स्मॉल f का मान कितना होगा, -15 सेंटीमीटर से कितनी दूरी पर रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो बताया था u सदैव हम ऋणात्मक लेते हैं, तो u का मान क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि प्रतिबिंब स्पष्ट बने, तो पर्दे को रखें या ना रखें, मतलब स्पष्ट यही पूछ रहा है कि वस्तु के बने प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, क्योंकि जहां प्रतिबिंब बनेगा उसी स्थान पर पर्दा रखा जाएगा, तभी तो प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा। अगर पर्दे को थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे तो पर्दे पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अर्थात जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है जितनी दूरी पर, उतनी ही दूरी पर हमको पर्दे को रखना है। अर्थात ये क्या पूछ रहा है, घुमा फिराकर हमसे प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v का मान पूछ रहा है, और भी कुछ पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब m का नेचर कैसा है, m पूछ रहा है आपका। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आकार, प्रतिबिंब का आकार मतलब I पूछ रहा है, और कह रहा है किरण आरेख भी खींचिए। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले न्यूमेरिकल को कुछ पहले ही जैसा न्यूमेरिकल है, पहले हमको वक्रता त्रिज्या दे रखी थी, इस बार डायरेक्टली फोकस दूरी दे दी है, तो थोड़ा सा ये और शॉर्ट हो गया है न्यूमेरिकल। क्या लगाना है सबसे पहले, तो दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1/15 इक्वल्स टू 1/v, v का मान हमको निकालना ही है, प्लस 1/u -25। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू माइनस का 1/15, और ये माइनस का 1/25 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/25। जरा इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर। तो 15 और 25 का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम 15 25, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से तो 3 ऐसे ही रह जाएगा, 1 3 1 जा, तो 5 5 जा 25, 3 जा 75, ये एलसीएम हो गया। 15 5 जा 75, तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स,
प्लस 25 3 जा प्लस 3। एलसीएम लेना तो आप जानते ही होंगे। 1/v इक्वल्स टू 5 से 3 सब्सट्रैक्ट होगा -2/75। v इक्वल्स टू, इसको पलट देंगे 75/2, वो भी कैसा है माइनस का v है। इसका मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो भी हमें कहाँ मिलेगा, दर्पण से बाईं ओर, क्योंकि निगेटिव है और v निगेटिव तब होगा जब वो क्या होगा, दर्पण के बाईं ओर होगा। ठीक है, तो v का मान हमको निगेटिव मिल गया है 75/2 सेंटीमीटर में। तो एक हमने चीज़ सॉल्व कर दी है। अब बात करेंगे m कैसा होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं। m इक्वल्स टू v/u माइनस v/u, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -75/2 अपॉन में u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -25, तो माइनस प्लस 75/-25 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा 25 3 जा, तो क्या जाएगा 3/2 और ये माइनस बीच में आ जाएगा। तो m की वैल्यू कैसी है, निगेटिव, अर्थात प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। अब बात करते हैं, m की वैल्यू हमारी आ गई है -3/2, हमको i निकालना है। तो m बराबर क्या होता है I/O। m का मान -3/2 और i का मान हमको निकालना है, o का मान दिया है +4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 × -3/2, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, माइनस का 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। i का मान कैसा है माइनस का, माइनस बताया था कब होता है, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में कब होगी, जब वो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रही हो, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगी तो हम उसको कैसा नापेंगे, निगेटिव। तो i का मान कैसा है, निगेटिव है, अर्थात प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, तो i का मान हम निकाल चुके हैं 6 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं किरण आरेख की। तो किरण आरेख हम लोगों ने 6 समझे थे, अवतल दर्पण के 6 किरण आरेख समझे थे पिछले वीडियो में और उत्तल दर्पण के 2। तो कौन सा किरण आरेख हमको यहाँ पर बनाना है, तो ध्यान देंगे फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, अर्थात वक्रता त्रिज्या c की वैल्यू कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, और वस्तु हमने कहाँ पर रखी है 15 से आगे और 30 से कम, मतलब वस्तु हमारी कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो अवतल दर्पण का कौन सा किरण आरेख हम यहाँ पर बनाएंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। ये न्यूमेरिकल लेंसों से संबंधित ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। पहला न्यूमेरिकल है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अर्थात स्मॉल f की वैल्यू कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, मगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी समझाया था आपको कि कैसी होती है, ऋणात्मक होती है सदैव। आगे क्या कहता है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु की दूरी पूछ रहा है, अर्थात u हमको पता करना है कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। प्रतिबिंब कहाँ बने, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। आवर्धन भी याद करो। यहाँ एक चीज़ हमारी कॉमन सेंस यूज़ करने वाली है कि v को अब हम पता नहीं कर सकते हैं कि प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है, और इन्हीं खास चीज़ों के लिए हमने आपको इम्पॉर्टेंट तौर से बताया था कि प्रतिबिंबों की स्थितियाँ जो हैं उनके बारे में समझ लेना आवश्यक है। तो ध्यान रखते हैं कि अवतल लेंस में जो सदैव प्रतिबिंब बनता है वो बाईं ओर ही बनता है, और जब बाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा तो हम v का मान कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अब हम क्या करेंगे, लेंस के फार्मूले का यूज़ कर देंगे। लेंस का फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमको u की वैल्यू निकालनी है, पुट कर देंगे वैल्यू 1/-15 इक्वल्स टू 1/-10 माइनस 1/u। तो हम लोग u को इस साइड में ले आते हैं और f वाली जो पोर्शन है इस साइड में ले जाएंगे। तो 1/u इक्वल्स टू -1/10, और माइनस का 1/15 था, दूसरी साइड में चला जाएगा 1/15। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 30।
10 3 ज़ा 30 तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और 15 2 ज़ा 30 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1/30। अगर u की बात करें तो इसको पलट देंगे तो u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -30। अर्थात वस्तु को अवतल लेंस के दाईं ओर कहाँ रखा जाए, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ हमको प्राप्त होगा, -10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। एक तो चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ हमको क्या निकालनी, आवर्धन। तो आवर्धन के हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, लेंस के लिए m बराबर v/u होता है, इससे ध्यान रखना। दर्पण होगा तो -v/u, यहाँ पर लेंस की बात कर रहे हैं तो केवल v/u। अब v की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, -10 u की वैल्यू कितनी है, -30। तो माइनस माइनस कैंसल और 0 0 कैंसल, तो क्या आ जाएगा 1/3। 10 3 ज़ा 30, 1/3। ये इसका आवर्धन आ गया। और आवर्धन कैसा है, धनात्मक। बताया था धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और वास्तव में प्रतिबिंब हमारा कैसा मिल रहा है, आभासी ही मिल रहा है, क्योंकि अवतल लेंस में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है। तो कैसा बनेगा, आभासी। तो हम इसको कॉमन सेंस से बता सकते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी। और यहाँ से भी हम फार्मूले के तौर से, क्योंकि आवर्धन का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी। या तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप, या तो डायरेक्टली फार्मूले बेस पर बता सकते हैं। ऐसा ही एक दूसरा न्यूमेरिकल है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, ये क्या वस्तु की लंबाई दी है, वस्तु की लंबाई अर्थात ओ का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा लंबवत होती है ऊपर की ओर, तो धनात्मक ले लेंगे। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, फोकस दूरी कितनी है, f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, कैसी होगी, धनात्मक, क्योंकि यह उत्तल लेंस है। तो 10 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अर्थात u का मान कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं तो u का मान कैसा होगा, माइनस का। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार एवं आवर्धन ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक और चीज़ दी है इसमें, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता के लिए हमने बताया था आपको फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। मगर तब f कैसा होना चाहिए, मीटर में। हमारा f क्या दिया है, सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला दूसरा यूज करेंगे, P इक्वल्स टू 100/f, क्षमता निकालने के लिए 100/f का मान कितना है, 10। तो क्षमता क्या आ जाएगी, +10 डायोप्टर d। ये न्यूमेरिकल अधिकतर शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछ लिया जाता है, और दर्पण में अधिकतर r बराबर 2f पर आधारित न्यूमेरिकल 1 या 2 नंबर में साधारणतः पूछे जाते हैं। तो इनको भी समझ लेंगे आसानी से। अब क्या करना है हमको, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी। सबसे पहले स्थिति निकालेंगे, v क्या है, तो फार्मूला यूज कर देंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f की वैल्यू कितनी थी, 10 इक्वल्स टू 1/v और 1/u। u की वैल्यू कितनी है, माइनस की 15, तो माइनस 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 का 15 और ये माइनस पहले से था, प्लस हो जाएगा। v की वैल्यू निकालेंगे तो 1/v, पक्षांतर इसको ले जाएंगे, 1/10 माइनस 1/15 जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 30, 10 3 ज़ा 30 और माइनस 15 2 ज़ा 30, तो 1/30। तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पलट देंगे तो v इक्वल्स टू 30 प्लस का 30 है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दाईं ओर। तो अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब दाईं ओर ही प्राप्त होता है अधिकतर। अब बात करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, प्रकृति निकालेंगे तो m बराबर v/u। v की वैल्यू कितनी है, 30 और u की वैल्यू कितनी है, -15। तो क्या हो जाएगा, 15 2 ज़ा माइनस का 2, माइनस है मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और अगर आकार की बात करें तो m का मान 2 आया है, मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, 2 गुना होगा वस्तु का। कैसे, h'/h, m बराबर होता है और m की वैल्यू कितनी है, 2, तो h' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2h। h क्या है, वस्तु की लंबाई, तो क्या हो जाएगा 2h, और वस्तु की लंबाई हमारी कितनी दी थी, 2 दी थी, तो 2 इंटू h की वैल्यू कितनी डाल देंगे, 2 2 दूनी 4। वस्तु 2 सेंटीमीटर थी, प्रतिबिंब इसका दोगुना 4 सेंटीमीटर का बनेगा। तो हमारी प्रकृति आ गई, स्थिति आ गई, आकार आ गया।
आवर्धन भी ज्ञात कर चुके हैं और लेंस की क्षमता, ये कंप्लीट हो चुका है। और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, अधिकतर 1-2 नंबर में न्यूमेरिकल्स को पूछा जाता है। जैसा कि पहला न्यूमेरिकल है, जल तथा वायु में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष जल तथा जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो क्या क्या हमको दिया है, VW का मान दिया है, वेलोसिटी इन वाटर, जल में अपवर्तनांक चाल कितनी दी है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि वायु में चाल VA वेलोसिटी इन एयर कितनी दी है, 3 × 10⁸। तो पहला क्या पूछ रहा है, वायु के सापेक्ष जल, तो इसमें अपवर्तनांक को लिखने का तरीका क्या होता है, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं वो पहले AN और W, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। अब ध्यान देंगे, जो N के दूसरे साइड में है उसकी वेलोसिटी को डिनोमिनेटर में लिखेंगे VW, और जो N के पहले साइड में है उसकी वेलोसिटी को अप साइड में लिखेंगे। ये क्लियर हो गया, पहले वाले को अप साइड में और दूसरे वाले को डाउन साइड में। क्या आ जाएगा अब इसका मान, तो VA 2.25 × 10⁸ अपॉन VA की वैल्यू है 3 × 10⁸ और VW की वैल्यू है 2.25 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, आंसर आया 3/2.25, पॉइंट आएंगे 00। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं या इसको आप आगे चाहें तो हल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और पूछ रहा था, जल के सापेक्ष वायु का। अब किसका करना है, जल के सापेक्ष, तो जो जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको पहले और जिसका निकालेंगे उसको बाद में। WNA निकालना है, तो हम लोगों ने इसको पहले बताया है कि अगर माध्यम आपस में बदल जाएंगे तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, पहले वाले अपवर्तनांक का व्युत्क्रम हो जाएगा। WNA निकालना था तो 1/ANW अर्थात 1/300/225, ये अपान के अपान में है, अब चला जाएगा तो 25/300, ये हमारा अपवर्तनांक का मान। दोनों आंसर आसानी से आ गए हैं। अगला ऐसा दिया है, कांच तथा जल के अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, ये केवल कांच का लिखा है, इसका मतलब ANG, A का मतलब एयर और G का मतलब ग्लास। खाली कांच कहा है मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, कितना दिया है 1.50। उसके बाद में क्या कह रहा है, तथा जल का अपवर्तनांक, तो जल का मतलब ANW, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए गए हैं और निरपेक्ष हमेशा किसके सापेक्ष लिए जाते हैं, वायु के सापेक्ष। इसका मान कितना दिया है 1.35। क्या कह रहा है, जल का कांच के सापेक्ष, ठीक है, जल का अपवर्तनांक निकालना है किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष होगा उसको पहले, मतलब कांच, कांच का मतलब GNW, इसका मान निकालना है। तो GNW के लिए कहा था, तो जो W होगा उसका मान नीचे, मतलब ANW नीचे रहेगा और ANG ऊपर रहेगा। तो क्या ANG का मान कितना हमारा 1.50/1.35, रिमूव कर सकते हैं 150/135, 15 से कैंसिल कर देंगे 10/9, ये आपका अपवर्तनांक आ जाएगा। ऐसा ही अगला न्यूमेरिकल, एक माध्यम का क्रांतिक कोण स्मॉल c, इसकी वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है, n = 1/sin c, n बराबर 1/sin c। मान डाल देंगे, n निकालना है हमको, 1/sin c का मान कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2 अप में चला जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा उस माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस बार अपवर्तनांक दिया है n = 1/sin c।
तो साइन सी की वैल्यू निकालनी है, पक्षांतर कर लेंगे, साइन सी इक्वल्स टू 1/n, साइन को ऊपर ले जाएंगे, n को नीचे ले जाएंगे, साइन सी इक्वल्स टू 1/n, तो 1/n की वैल्यू रखेंगे 1.5, पॉइंट रिमूव करेंगे 10 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2/3 वैल्यू निकालनी सी की, तो सी इक्वल्स टू साइन को इन्वर्स में भेज देंगे, साइन इन्वर्स 2/3। तो आज के इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स के बारे में समझा। आप अपनी नोटबुक से ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स को देखकर लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद।